नमस्कार, मैं हूं वाईजे कविश और आप देख रहे हैं यंग जर्नलिज्म। यदि आप इंडियन हैं और ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर क्या नया प्लान है, तो ये वीडियो आपके लिए है। भारत सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर एक नई गाइडलाइंस जारी की है। उसमें जहां पहले भारत सरकार वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के मामले में 50% की हिस्सेदारी रख रहा था और बाकी की जो 50% बच रही थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोक्योर कर रहे थे, अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। अब भारत सरकार ने वो सारी पावर्स स्टेट से ले ली हैं और 75% की प्रोक्योरमेंट अब भारत सरकार खुद करेगी, यानी कि 75% मैन्युफैक्चर जो हो रहा है वैक्सीन का वो भारत सरकार पहले खुद लेगी, फिर आगे चलकर उसे स्टेट में बांटेगी। पहले ऐसा नहीं था। पहले मान लीजिए कि यदि एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर 1 करोड़ वैक्सीन बना रहा है महीने में, तो 50% की हिस्सेदारी के हिसाब से 50 लाख भारत सरकार खुद रखती थी और फिर उसे आगे स्टेट्स में बांट रही थी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी के जो 50% बच गया उसे वो पार उसने स्टेट गवर्नमेंट्स को और बाकी के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी थी कि वो चाहे खुद तो जाकर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से उनको प्रोक्योर कर सकते हैं, उन्हें खरीद सकते हैं। पर अब वो बदलाव कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो जो बाकी बच्चा 25% है उसका क्या होगा। एक सवाल ये भी है कि भारत सरकार ने ये शक्तियां जो पावर थी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वो क्यों छीन ली। और एक सवाल ये भी है कि अब जिन्होंने एक वैक्सीन अभी तक लगवाई है, एक वैक्सीन की डोज जिनकी अभी तक लगी है, उन्हें सेकेंड डोज कब लगेगा। ये सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री पहले जान लेते हैं। भारत में कोरोना जब बढ़ने लगा उस टाइम पर वैक्सीन को लेकर सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया। ये टास्क फोर्स का गठन हुआ अप्रैल 2020 में। वहां से तैयारी चल रही थी। अब इसका क्या काम था? इसका काम था उसकी R&D करना, डायग्नोस करना, वैक्सीन बनाने का, यानी कि ज्यादातर काम ये टास्क फोर्स कर रहा था। इसके बाद जब भारत में वैक्सीन बन गई तो भारत को एक और एक्सपर्ट ग्रुप चाहिए था जो ये एडमिनिस्टर कर सके कि कैसे अब वैक्सीन को आगे लोगों तक पहुंचाना है। तो उसके लिए उसने एक एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर की टीम का गठन किया जिसे नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। फिर इस साल जनवरी 2021 में जब वैक्सीन को लेकर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भारत सरकार को फेस करने पड़ी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ईज नहीं थी वैक्सीन मिलने के मामलों में, तो भारत सरकार ने एक और कमेटी का गठन किया जिसे एम्पावर्ड ग्रुप कहा गया। अब इस ग्रुप का ये काम था कि कैसे एक सिंपल वे में लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाया जा सके, कैसे ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, कोई ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ये सब ना हो वैक्सीन की। इसका ध्यान रखने के लिए सरकार ने इसका गठन किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से उन्होंने एक एक्सपर्ट की टीम की जब मीटिंग की उसमें ये डिसाइड किया गया कि पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसके बाद ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उन्हें लगेगी, फिर 45 साल से ज़्यादा के लोगों को, उसके बाद 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। ये पहले एक तरीका था कि कैसे किस सीक्वेंस में लोगों को वैक्सीन लगेगी। पर इस गाइडलाइंस के हिसाब से जो अभी नई जारी की गई हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव है। ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि क्या और चेंजेस किए गए हैं भारत सरकार द्वारा इन गाइडलाइंस में। 16 जनवरी 2021 को नेशनल वैक्सीनेशन ड्राइव अनाउंस की गई। इसमें काफ़ी लोगों को वैक्सीन लगनी थी। अब इसमें सरकार ने अपने पास कितनी पावर्स रखी। सरकार ने क्या किया कि सरकार ने अनाउंस कर दिया कि हम 100% प्रोक्योरमेंट जितनी भी इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनसे करेंगे। यानी कि यदि एक महीने में टोटल जो वैक्सीन है जो बन रही है वो 1 करोड़ बन रही है, तो 1 करोड़ की 1 करोड़ भारत सरकार ले लेगी। और उसके अलावा और किसी के पास भी ये ताकत नहीं थी कि वो वहां से जाकर वैक्सीन खरीद सके। सरकार पहले उन वैक्सीन को लेती थी, उसके बाद वो स्टेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देती थी। उसके बाद वो स्टेट की जो सरकारें थी, राज्य सरकारें जो थी, वो आगे चलकर उन्हें आगे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल या वैक्सीन सेंटर्स उन सब में आवंटित करती थी। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जैसे कि उस टाइम समय भी आया, यदि आपको याद होगा जनवरी में, तो आपको कुछ पैसे खर्च कर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से वैक्सीन लगा सकते थे। फिर क्या होता है कि फिर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी चीफ मिनिस्टर हैं या बड़े बड़े लोग हैं वो सब आपस में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और मीटिंग में वो शिकायत करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम
सभी की डेमोग्राफिक्स अलग हैं, हम सभी को हर जगह पर अलग अलग तरीके की वैक्सीन चाहिए। दिल्ली में कहीं ज़्यादा खतरनाक तरीके से कोरोना फैल रहा था, तो कुछ जगह पर उतना प्रभाव अभी नहीं था। तो इसको लेकर सरकार के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एक सहमति हुई। उन्होंने कहा कि चलिए अब 50% की प्रोक्योरमेंट राज्य सरकार करेगी और 50% की प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। यानी कि अब जो मंथली जितनी भी वैक्सीन बन रही है, यदि वो 1 करोड़ बन रही है, तो उसका 50 लाख स्टेट गवर्नमेंट्स और हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हैं उनके पास जाएगा और 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद तो नहीं रख रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोटा बना रही थी हर स्टेट का कि आपको अब इतनी वैक्सीन मिलेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट को एक तो ये ताकत मिल गई थी कि वो डायरेक्ट जाकर मैन्युफैक्चरर से खरीद सकता था वैक्सीन। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों के पास भी ये ताकत थी कि वो डायरेक्ट जाकर मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन खरीद सकता था। और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी ये पावर थी, वो जाते थे 50% की प्रोक्योरमेंट खुद करते थे। उसके बाद वो अपने हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट्स को या यूनियन टेरिटरीज को वो वैक्सीन बांट दिया करते थे। फिर इसमें परेशानी कहाँ आई? इसमें परेशानी वहां आई जब कुछ रिमोट प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, उन्होंने शिकायत की, जी हम तक तो वैक्सीन पहुंच ही नहीं रही। सब जो बड़े बड़े हॉस्पिटल या अर्बन हॉस्पिटल हैं वो सारी वैक्सीन रख ले रहे हैं। एक तरीके से बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो वो रीजनल बैलेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी हो चुका था। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ये शिकायत करने लगी कि जी हम लॉजिस्टिक में फेल हो जा रहे हैं, हम फंडिंग में फेल हो जा रहे हैं, और कुछ एडमिनिस्टर करने में भी अपनी अपनी कंप्लेंट्स लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आए। अब इसको लेकर केंद्रीय सरकार ने एक नया फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अब 75% की प्रोक्योरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और जो बचे हुए 25% है उसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर से। यानी अब क्या होने वाला है? अब भारत सरकार सीधे जाएगी मैन्युफैक्चरर के पास, उनसे सारी वैक्सीन लेगी, फिर उसे वो स्टेट में आगे बांटेगी। और इसको लेकर उन्होंने कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई हैं। स्टेट और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताई हैं। पर उससे पहले मैं आपको वो सीक्वेंस बता दूं कि किस सीक्वेंस में अब आगे चलकर वैक्सीन लगने वाली है। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगेगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स को, उसके बाद 45 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उन्हें वैक्सीन लगेगी, और उसके बाद बारी आएगी उन लोगों की जिनकी सेकेंड डोज अभी ड्यू है। यानी कि मान लीजिए आप पहली वैक्सीन लगा चुके हैं और आपका वो समय अंतराल पूरा हो चुका है जिसके बाद आपको सेकेंड डोज लगनी है, तो अब आपको वैक्सीन लगेगी। और उसके बाद चलकर उन लोगों को वैक्सीन लगेगी जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है। और वो जो नियम और शर्तें हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उसमें से पहली शर्त रखी, उसने ये बताया कि सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि वहाँ की उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, उससे डिसाइड होगा। और उसके साथ एक और पैरामीटर उन्होंने बताया कि डिजीज बर्डन कितना है, वहाँ पर महामारी किस तरीके से फैल रही है, वहाँ के लोगों की हालत कैसी है। इन सब को देखकर और अंत में ये देखा जाएगा कि वहाँ की वैक्सीन प्रोग्रेस कितनी है। इन 3 पैरामीटर्स को देखकर सरकार ये डिसाइड करेगी कि किस तरीके से किस स्टेट को कितना कोटा मिलेगा। दूसरी बात भारत सरकार ने ये कही कि वो पहले ही राज्य सरकारों को बता देगी कि कितनी वैक्सीन उन्हें अब मिलने वाली है, कितनी सप्लाई उन तक पहुंचेगी। तो इसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट्स को ये करना है कि वो पहले से ही अपनी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर ये पहले ही अपने जो वैक्सीन है उसका स्लॉट अलोकेट कर दे। वो पहले ही बता दीजिए आपके पास इतना वैक्सीन का स्लॉट आने वाला है या आ चुका है, ये पहले ही वो एलोकेट करके रखे, तब जाकर भारत सरकार उन्हें आगे की वैक्सीन देगी। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यदि कहीं पर वैक्सीन की वेस्टेज होती है तो वो आपके नेगेटिविटी के रूप में उसको लिया जाएगा, मतलब वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा आपको आपकी वैक्सीन की सप्लाई पर। तीसरी बात जो भारत सरकार ने कही, उन्होंने ये कहा कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से वैक्सीन खरीद सकते हैं, पर इस पर शर्त उन्होंने ये लगाई है कि वो 25% ही महीने की प्रोडक्शन के हिसाब से ले पाएंगे। यानी कि यदि कहीं पर 1 करोड़ वैक्सीन बन रही है तो उसमें से 25 लाख वैक्सीन ही जो हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ले पाएंगे।
जिसमें से मैन्युफैक्चरर को पहले एक प्राइस डिफाइन करना होगा हर एक मैन्युफैक्चरर को कि जी हम इतने रुपए में आपको वैक्सीन देंगे, और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपना प्राइस डिफाइन करना है कि वो कितने रुपए में आगे एक डोज लगाएंगे। और भारत सरकार ने यह भी कहा है कि एक डोज की कीमत 150 रुपए से ऊपर नहीं होगी। चौथी बात जो भारत सरकार ने इस गाइडलाइन में कही है, उन्होंने कहा है कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी के लिए वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ में, और जहां पर भी वैक्सीनेशन चल रही है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या कहीं पर भी। पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग अपने आप से पैसे दे सकते हैं वो ज़रूर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, वहां पर जाकर पैसे देकर ही वैक्सीन की डोज लगवाएं। इससे भारत सरकार को भी मदद मिलेगी, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो वैक्सीनेशन ड्राइव में अभी मदद कर रहे हैं, उन्हें भी आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। ये नई गाइडलाइंस 21 जून 2021 से लागू हो जाएंगी, और यदि आपके इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई भी विचार है, यदि आपका कोई भी थॉट है, कोई भी आपका आइडिया है, या आपको लगता है कि सरकार यहाँ पर सही है या गलत है, इसको यदि आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए यंग जर्नलिज्म। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक लेता हूँ आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।